आ चुके हैं क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 छात्रों के लिए फिजिक्स का यहाँ पे भौतिक शास्त्र का मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक सभी देखना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को 4 विकल्प दिए जाते हैं और एक सही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक सभी देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये वेबसाइट है starkstudy.com, starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। देखिए हमारे पास इस सेट का पहला प्रश्न है, कहा गया कि प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए प्लांक कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, उसका मान पूछा गया है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है प्लांक नियतांक, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मान जो होता है वो 6.626 गुने 10 के पावर -34 में होता है जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो एक का सी है, यही प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होती है। क्या होता है? 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखना है, एक का सी हो जाएगी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। देखिए रेडियो एक्टिविटी जो होगी उसके लिए कौन सा चीज़ उपयुक्त नहीं है। 4 ऑप्शन है, नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणविक घटना या फिर स्वतः स्फूर्त घटना। देखिए रेडियो एक्टिविटी होने के लिए जो उपयुक्त नहीं है ये चारों ऑप्शन में से, वो है आपका प्राकृतिक घटना। ठीक है, नेचुरल फेनोमेना जो है ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? तो रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो सही उत्तर 2 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में होती है। देखिए पराबैंगनी परिसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है और हाइड्रोजन की श्रेणी में भी पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन में बामर श्रेणी होता है और पराबैंगनी परिसर में यहाँ पे लाइमन सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। 3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया कि चांदी का कार्यफलन होता है। देखिए चांदी का जो कार्यफलन होता है वो कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क फंक्शन पूछा जाता है सिल्वर का। तो सिल्वर का जो वर्क फंक्शन होती है ये होता है आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये सही हो जाएगी। ठीक है, 4 का डी। चलिए 5 नंबर देखते हैं। कहा गया कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में भी। देखिए अवरोध के किनारे जो किनारे से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अवरोध के किनारों से अगर प्रकाश का मुड़ना कहलाएगा वो विवर्तन कहलाएगा। अगला है 6 नंबर, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच का पूछा गया है किस रंग के प्रकाश के लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? लाल का, बैंगनी का, हरा का या फिर नीला का। तो ये होता है बैंगनी का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है कांच के लिए? तो अब प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, अपवर्तनांक। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर, इंद्रधनुष के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश की घटना सही है। तो देखिए इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वही पूछा गया कि इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण से होता है। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण से, विवर्तन के कारण से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण से या फिर ध्रुवीकरण। सभी को पता होगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के माध्यम से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो 7 का सही उत्तर सी उत्तर हो जाएगी। 8 नंबर है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्लास 9th और 10th से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। 8 का डी इज द राइट आंसर। अगला है 9 नंबर कि प्रकाशिक जो तंतु होता है उसका मूल सिद्धांत किस पे आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, मतलब ये कहा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, मूल सिद्धांत क्या होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग TIR के फॉर्मेट में जानते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होती है ऑप्टिकल फाइबर। तो 9 का डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होगा। देखिए दो संपर्कित मतलब दो कॉन्टेक्ट में अगर लाएंगे उत्तल लेंसों को, ठीक है ना,
तो ये समतुल्य लेंस भी क्या होगा, एक उत्तल लेंस ही होगा। तो ये याद रखिएगा, उत्तल लेंस। कन्वेक्स लेंस को जब हम लोग समतुल्य लेंस के बराबर लाएंगे, दो संपर्क लाएंगे दो लेंसों को, उत्तल लेंस को, तो हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस के तरह ही व्यवहार करेगा। तो 10 का सही उत्तर ए। अगला देखते हैं 11 कि हीरा का क्रांति कोण। देखिए 3 तरह के यहाँ पे बताया था, पानी का, कांच का और हीरा और वायु का भी कभी कभी पूछा जाता है। तो हीरा का यहाँ पे पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। हीरा का होता है 24.41 डिग्री। कितना होता है भाई, 24.41 डिग्री हीरा का होता है। ठीक है, क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और पानी और कांच का भी याद रखना है। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी, देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र गलती कर देंगे भाई, फोकस दूरी पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि न्यूनतम दूरी। ठीक है, फोकस दूरी होता है आपका 2 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। तो 12 का सही उत्तर बी। अगर न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी पूछा जाएगा तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया फोकस दूरी न्यूनतम कितना होता है सामान्य आंख लेंस का, तो ये था 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 12 का। 13 देखते हैं, समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बराबर होता है। तो ये फार्मूला है इसका, समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का जो मान होगा वो होता है आपका 1+D/F। क्या होता है, 1+D/F, ये फार्मूला होती है, इसको याद रखिएगा। 13 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है। देखिए चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है दोस्तों, ये होता है आपका एम्पियर पर मीटर। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर, या फिर A-M-1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा और शिखर धारा का जो मान होता है उसमें एक रिलेशन बनता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है वो शिखर धारा बटा में √2 होता है। कभी कभी आपको शिखर धारा पूछ दिया जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का मान देके, तो ये हो जाएगा आपका शिखर धारा बराबर √2 गुने प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये चीज़ दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का सी, पीक करेंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का पीक करंट अपॉन √2 होता है। ठीक है, या फिर अगर पीक करंट का मान पूछा जाएगा शिखर धारा का मान, तो √2 गुने अल्टरनेटिंग करंट होती है। 15 का सी। 16 नंबर है, इसमें तो कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि कौन सा संबंध होता है भाई। तो ये होता है आपका 6Lm बराबर, क्या होता है, 6Lm बराबर 5Lg होता है ना, 6Lm बराबर 5Lg। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं Lm/Lg 5/6। ठीक है, तो 5Lg बराबर 6Lm, बात एक ही हुआ, चाहे ये लिखो या फिर ये लिखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, 5Lg बराबर 6Lm या फिर 6Lm बराबर 5Lg। ये तो होगा नहीं दोनों, यहाँ पे 6Lg हो रहा है तो ये भी नहीं होगी। 6Lm इसमें लगा हुआ है और 5Lg इधर जाएगा, तो इसका मतलब 16 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा 6Lm बराबर 5Lg। ठीक है, ये रिलेशन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होती है, यूनिट होता है, मात्रक होता है, ये आपको वेबर कहलाता है। क्या होता है, वेबर, जिसको हम लोग WB से निरूपित करते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया P बराबर होता है VI। क्या होता है, P बराबर VI, लेकिन हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, V बराबर होता है IR। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/R। यहाँ पे P का मान रखेंगे, V को रहने देंगे, I के जगह पे V/R लिख सकते हैं हम लोग, तो P बराबर हो जाएगा V²/R। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे V बराबर IR है और P बराबर VI है, तो P बराबर V के जगह पे हम लोग IR भी लिख सकते हैं, और गुने पहले से I यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा P बराबर I²R। देखिए 3 तरह के फार्मूला होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, यहाँ पे है, तो ये सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, ऊर्जा, आवेश, संवेग या फिर द्रव्यमान। देखिए किरचॉफ के बिंदु नियम में जो भौतिक राशि संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है, ये होता है आपका आवेश, चार्ज होता है कंजर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 19 का। चलिए 20 देखते हैं
कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके किस पे। देखिए एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर, अनुप्रस्थ कात के व्यास पे, द्रव्यमान पर या फिर पदार्थ की प्रकृति पर। तो देखिए एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये आपको करता है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे? पदार्थ की प्रकृति पर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट नेचर ऑफ मटेरियल। तो 20 का डी इज द सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगी। चलिए 21 देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो हमेशा याद रखना कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होगा और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा उसमें जो संबंध बनेगा वो हमेशा आपका वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा किससे? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये रिलेशन सही है। सबदा वोल्टमीटर का प्रतिरोध होगा, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये रिलेशन सही है। 22 देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो E बराबर होता है -dV/dr। क्या होता है? -dV/dr। ये आपका रिलेशन सही है, तो 22 का ए। 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम है। तो सबसे ये बताया था कई बार, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो गामा रेज का सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है गामा किरणें का। अगला है कि एन टाइप के अर्धचालकों में मुख्य धारावाहक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो 24 का सी यहाँ पे सही उत्तर। अगला देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और द्विध्रुव को ई वेक्टर की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे आपको पूछा गया है वर्क डन इसका। ठीक है ना, तो ये होता है आपका फॉर्मूला W बराबर P इंटू ई 1 - cos थीटा के फॉर्म में, जब थीटा से विक्षेपण यहाँ पे ई की दिशा में किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर 25 का ये इसको फॉर्मूला याद रखना है। जब विद्युतीय क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव को ई वेक्टर की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य अगर पूछा जाएगा तो W बराबर वर्क डन बराबर P इंटू ई 1 - cos थीटा के फॉर्मेट में आपको लिखना है। चलिए 26 देखते हैं कि भूत तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए कितनी। देखिए भूत तरंगों के लिए जो आवृत्ति होनी चाहिए ये होना चाहिए आपको 10⁵ मेगाहर्ट्ज से अधिक। 26 का सी। 27 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होने वाला जो चीज़ है प्रोटॉन, अल्फा का, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 27 का बी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 28 देखते हैं कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा वो कितना होगा। देखिए जब परमाणु संख्या का अनुपात दे दिया गया है और उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूब निकाल देना है। ठीक है ना, जैसे 1/27 है ना, इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगी। परमाणु संख्या का अनुपात दिया जाएगा और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो आपको क्यूब निकाल देना है उसका। ठीक है, क्यूब। 29 है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और संवेग p के बीच जो संबंध होती है उसका मान बताना है। तो ये होता है लैम्डा बराबर h/p। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है वो किससे बनता है। तो नरम लोहा से बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का कोर, इसको याद रखना है। 30 का ए यहाँ पे सही उत्तर है। 31 देखते हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका नाम है गामा रेज का। किसका? गामा किरणें का। तो 31 का सी सही उत्तर हो जाएगी। 32 देखते हैं कि बूस्टर का नियम क्या है। तो बूस्टर का जो नियम होता है जो म्यू बराबर 10 IP होता है। क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP। 32 का यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं 33 की पानी तथा कांच का अपवर्तनांक इतना दिया गया है। तो कांच से पानी में जाती हुई, इसको याद रखना है कि कांच से पानी में बोला गया है ना, कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का जो मान होगा, क्रिटिकल एंगल, ये आपको चीज़ बताना। अगर यहीं पे पानी से कांच में बोल दिया जाए और कांच से पानी में, तो इस दोनों में अंतर हो जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 33 का साइन इन्वर्स तो सभी में होगा। ठीक है ना, पहले क्या बोला गया है? कांच से। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? पानी का। तो यहाँ पे पानी का कितना है? 3/2
और उसके बाद 4/में कांच का 4/3। तो ये 3 को ऊपर जाएंगे लेके, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 × 9 अपॉन 4 दूनी 8। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 33 का। इसको ध्यान में रखना है कि कांच से पानी में जाती हुई पूछा गया है, ठीक है। अगला है 34 के नीचे दिखाए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा गया है। तो समतुल्य धारिता का मतलब क्या होता है, इसको पहले ये आपको जो लगा हुआ है ये दोनों, ये क्या है, आपको समांतर क्रम में लगा हुआ है। तो 3 2 5 दोनों जुट जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, धारिता में धारा से उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 2 5 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा ना 5 माइक्रोफैराड। फिर यहाँ से लगा हुआ है, इसके बाद ये बी यहाँ पे है, ठीक है, और ये 4 माइक्रोफैराड दिया गया। अब एक बी के समतुल्य धारिता जो पूछा जाएगा, तो ये तो आपको हो जाएगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है समांतर धारा के समांतर क्रम का। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ पे होता है इस तरीके से 1/AB। तो ये हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। तो इसको उलट के लिखेंगे ए बी का मान, ये हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। सिंपल होते हैं ये प्रश्न, आपको बनाना आप आसानी से बना सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी कितनी होगी, याद रखना है 20 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। 35 का सी यहाँ पे सही उत्तर। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट